Hello everyone. Our today's topic is aggregate demand, aggregate supply and related concepts. In the previous videos, in the previous 4 videos, I have covered the first 2 chapters of the macroeconomics, and in this particular video I'm shifting towards the chapter number 7, that is aggregate demand, aggregate supply and related concepts. Now what is aggregate demand? होता क्या है aggregate demand? Aggregate demand means हर वो खर्चा जो 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी प्लान कर रहे हैं एक साल में खर्चने के लिए. अब यहाँ पे मैंने 2 कीवर्ड्स बोले, एक तो 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. व्हाट इज 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी? इट इज बीइंग डिस्कस्ड इन डिटेल इन द प्रीवियस वीडियो. एंड व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग मीन्स जो हम सोच रहे हैं एक पर्टिकुलर साल में खर्चने के लिए. तो मीन्स एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल एक्सपेंडिचर को डील नहीं करता, ये डील करता है वो एक्सपेंडिचर को जो मैं प्लान कर रही हूँ, जो वेरियस 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी प्लान कर रहे हैं एक साल में खर्चने के लिए. अब 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में कौन से सेक्टर्स आते हैं? आपका सी आ जाता है, जी आ जाता है, आई आ जाता है, एक्स माइनस एम आ जाता है. सो लेट्स रीड द डेफिनेशन. इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय. Do consider we cannot use the word actual expenditure, we have to use the word planned expenditure because यहाँ पर हमने अभी खर्चा किया नहीं है, but we are planning कि हम खर्चा करेंगे at given level of income या general level of income, जितने भी आपकी इनकम है उस इनकम पे मैं कितना प्लान कर रही हूँ कुछ भी खरीदने के लिए एक साल में, एक अकाउंटिंग ईयर में. उसको क्या बोला जाता है? एग्रीगेट डिमांड बोला जाता है. तो एग्रीगेट डिमांड एक खर्चा है जो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर विलिंग टू इनकम ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड. इट मीन्स एडी एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मीन्स द सेम. सो अगेन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी प्लान कर रहे हैं, दे आर विलिंग टू इनकर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, मतलब दे आर रेडी टू स्पेंड on particular goods and services in an accounting year is known as aggregate expenditure. तो aggregate expenditure आप word use करो या aggregate demand use करो, one of the same thing. क्यों हम इसको सेम बोलेंगे? लाइक फॉर इंस्टेंस इफ आई एम प्लानिंग टू लाइक स्पेंड 40,000 ऑन क्लोथिंग दिस टाइम, तो मेरा खर्चा हो गया. तो मोर ओवर वो खर्चा कन्वर्ट कैसे हुआ? पहले मैंने 40,000 की डिमांड की क्लोथिंग की, तभी वो 40,000 की डिमांड जब मेरी फुलफिल होगी वो क्या बन गया? मेरा खर्चा बन गया. तो जितना मैं खर्चा करने का सोचूंगी वो ही खर्चा मेरा क्या हो जाएगा? डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगा. So now we are dealing with components of the aggregate demand. 4 components हैं. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसका दूसरा नेम मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अगेन सेम एक्सप्लेनेशन. आई हैव टोल्ड यू द अदर नेम ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द प्रीवियस वीडियो. द नेक्स्ट वॉज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड द लास्ट वन वॉज नेट एक्सपोर्ट्स. सो दीज आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. अब हम इसको इन डेप्थ करेंगे. व्हाट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो घरों में खर्चा किया जाता है, जो घरों में प्लान किया जाता है कि वी विल बी स्पेंडिंग ऑन पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में. तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और डिस्पोजेबल इनकम. सो व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम? डिस्पोजेबल इनकम मीन्स दैट इनकम in which या फिर of which the various expenses have been incurred. Like for instance मेरी इनकम है 1 लाख, मैंने सेविंग्स करनी थी, मैंने वो भी कर ली 1 लाख में से. मेरे को कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करने थे, अगेन आई डिड. मेरे को अपने जो नॉर्मल घर के बिल, घर के जो भी नॉर्मल खर्चे वगैरह करने थे मैंने वो भी कर लिए. बट स्टिल मेरे पास कुछ पैसा बचा हुआ है जो सेविंग करने के बावजूद मेरे पास पैसा है. तो वो मैं पैसा किस पे स्पेंड करूँगी? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे स्पेंड करूँगी. तो मीन्स जितनी ज़्यादा मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम होगी, मीन्स इनकम विच इज़ लेफ्ट फॉर स्पेंडिंग, उतनी ही ज़्यादा मेरे क्या हो जाएंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जाएंगे. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. सी ये कौन करते हैं? हाउस होल्ड्स करते हैं. एंड दिस एक्सपेंडिचर इज डन बाय द प्राइवेट फर्म्स ऑन द कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? आई हैव डेल्ट विद दिस टर्म इन द फर्स्ट वीडियो. सो कैपिटल गुड्स आप उस वीडियो में उसका मतलब पता कर सकते हो. तो प्राइवेट फर्म्स जो भी कैपिटल गुड्स पे खर्चा करते हैं उसको क्या बोला जाता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोला जाता है. इट इंक्लूड्स एडिशन टू द स्टॉक ऑफ द कैपिटल एसेट. अगेन ये एडिशन टू द स्टॉक ऑफ द कैपिटल एसेट के लिए मैंने एक टर्म दिया था, नेट एसेट्स. नेट एसेट्स वाज डेल्ट इन द सेकंड एंड थर्ड वीडियो, तो यू कैन लुक एट दैट वीडियो और उसमें आप समझ सकते हो. सो व्हाट इज दिस? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज बेसिकली डन बाय द फर्म्स और द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हु आर रनिंग देयर इंडस्ट्रीज और फर्म ऑन अ प्रॉफिट बेसिस. तो वो जो भी खर्चा कर रहे हैं कैपिटल गुड्स पे उसको क्या बोला जाएगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोला जाएगा.
So the third one is government expenditure. As the name says, it is the expenditure which is done by the government. Government ने roads बनानी है, government ने electricity पे spend करना है, government ने welfare करना है, schools बनाने हैं, education पे spend करना है. तो वो जो खर्चा जो government कर रही है उसको हम किस में specify करते हैं? government expenditure में specify करते हैं. नेक्स्ट इज नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स. एक्सपोर्ट्स मीन्स जो गुड्स आपकी कंट्री से बाहर जा रहे हैं, और इम्पोर्ट्स मीन्स जो आपकी कंट्री बाय कर रही है फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट्स. तो इन चारों को मिला के आपके पास क्या आ जाएगा? CGI x माइनस एम को मिलाकर आपके पास क्या आ जाएगा? फॉर्मूला ऑफ एग्रीगेट डिमांड. अगेन आई एम रिपीटिंग, मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि ये है 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, बट बिकॉज आर सिलेबस इज लाइक कन्फाइंड टू 2 सेक्टर्स ओनली, तो हम एग्रीगेट डिमांड 2 सेक्टर मॉडल में करेंगे. और 2 सेक्टर मॉडल में जैसे मैंने आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कराया था इन द 4th वीडियो, वैसे ही मैं आपको यहाँ पे भी बता रही हूँ कि एग्रीगेट डिमांड इन अ 2 सेक्टर मॉडल विल कंसिस्ट ऑफ C and I only. So it will consist of a private final consumption expenditure and investment expenditure only. It will not consider G and X minus N. Am I clear? So next is diagrammatic representation of aggregate demand. Before starting with the diagrammatic representation, let's look at your book as well. सो एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर क्या है? इट डज नॉट रेफर टू द डिमांड ऑफ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज. यहाँ पर सारे गुड्स और सर्विसेज को हम कंसिडर करेंगे. कोई एक पर्टिकुलर डिमांड नहीं हम कंसिडर करते, सारे गुड्स और सर्विसेज को कंसिडर करते हैं. इट इज़ अ फ्लो कंसेप्ट. अगेन स्टॉक और फ्लो कंसेप्ट में बता चुकी हूँ इन माई इनिशियल वीडियोज. एंड AD कैन बी मेजर्ड विद रेफरेंस टू जनरल प्राइस लेवल एंड विद रेफरेंस टू इनकम लेवल. बट हमारे सिलेबस में इस बार सिर्फ इनकम लेवल ही है, प्राइस लेवल नहीं है. Next, aggregate demand is measured not as the sum total of the physical quantity of the goods. ये सिर्फ गुड्स को कंसिडर नहीं करता, ये गुड्स और सर्विसेज दोनों को कंसिडर करता है. अगेन द अदर थिंग, AD इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज व्हाट पीपल विश टू स्पेंड. वॉट एवर वी आर प्लानिंग टू स्पेंड इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड. एक्चुअल एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, वो हमारा एग्रीगेट डिमांड का कंसेप्ट नहीं बनता. वॉट एवर वी आर विशिंग टू स्पेंड और वट एवर वी आर प्लानिंग टू स्पेंड बिकम्स द पार्ट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड. So next thing is we are going to deal with the diagrammatic representation of aggregate demand. अभी मैंने आपको बताया कि हमने 2 सेक्टर मॉडल में C और I लेना है, तो उसी के बेसिस पे मैंने एक टेबल बनाया है. लेट इट बी मेरी इनकम 0 थी पहले, फिर 100 से बढ़ी, फिर 200 से बढ़ी, मतलब 100 के गैप से मेरी इनकम बढ़ रही है. C और I को हमने प्लस करके लेना है और एग्रीगेट डिमांड आएगा. यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगी हूँ, प्लीज़ उसको ध्यान से सुनना. एग्रीगेट डिमांड, अगर आपकी इनकम 0 है तो आपकी कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होती. क्यों 0 नहीं होती कंजम्पशन? लाइक फॉर इंस्टेंस कोरोना के टाइम पे बहुत लोगों का काम बंद हो गया या बहुत लोग अपने घरों पे बैठ गए थे, बट स्टिल हमने खाना नहीं छोड़ा. क्यों हमने खाना नहीं छोड़ा? बिकॉज वी कैन नॉट सर्वाइव अगर हमें खाना नहीं मिलेगा. सो उसी से ही हमारा एक पॉइंट आता है कि चाहे मैं कुछ कमा रही हूँ चाहे नहीं कमा रही, बट मेरी कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होगी. यू कैन लुक एट योर सेल्फ एज वेल. मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग +2 जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो काफ़ी लोग आप में से कमा नहीं रहे हो. यू आर नॉट अर्निंग बट स्टिल यू आर स्टडिंग, यू आर ईटिंग, यू आर स्पेंडिंग मनी ऑन द क्लोथिंग एंड ऑल दैट. तो वो खर्चा क्या है? वो कंजम्पशन है. तो वेदर यू आर अर्निंग और नॉट, बट कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होती. सो दैट्स वाई, क्योंकि कंजम्पशन कभी 0 नहीं होती एंड AD इज द सम ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, तो AD भी कभी 0 नहीं होती. तो ये क्वेश्चन इंडिविजुअली भी बन सकता है दैट why AD is not 0 or why AD never starts from point of origin. So explanation will be AD is the sum of C and I, and C is not 0 even at a 0 level of income. That's why AD is never 0. So do consider this question because it is a very important question from the examination point of view. सो यू कैन लर्न दिस टेबल. ये टेबल बहुत ईजी है. मैंने कैसे बनाया है ये टेबल?
कंजम्पशन आपकी कभी भी जीरो नहीं होगी, सो आई टुक इट एज 40। और बाकी सारे में मैंने 80-80 का गैप डाला, 40 + 80, 120 + 80, 200 + 80, 280 + 80, 360 + 80 एंड 440 + 80। तो इसमें बेसिकली हमने 80 का गैप किया और 40 से मैंने आपकी कंजम्पशन स्टार्ट की, और जहाँ से कंजम्पशन स्टार्ट की वहाँ से ही मैंने आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, और ये एज्यूम किया कि एक साल में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ रहा है, मीन्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज सेम इन द 1 year. So this is C and I. So am I clear? So what is I? Y stands for income, ये आपकी जीरो से स्टार्ट हो रही है. C आपकी consumption which is not zero even at zero level of income, and I remains same in 1 year. और इन दोनों को प्लस करके आपके पास क्या आ जाएगा? एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा. So next we are going to deal with the diagram. It's a very important diagram, so I'm going to make a diagram for you all. For this, what you are supposed to do, you are supposed to prepare one x-axis and one y-axis. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. यहाँ पर हमने एज्यूम क्या किया है कि सी आपकी जीरो से स्टार्ट नहीं होती. वैसे ये एजम्पशन नहीं है, दिस इज द ट्रुथ दैट सी नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो. सो लेट इट बी. और एक चीज़, हमने इकोनॉमिक्स में डायग्राम फ्री हैंड बनानी होती है. फ्री हैंड का मतलब क्या है? वी नीड नॉट टू डू द प्लॉटिंग. जैसे हम छोटे होते कहते थे ना 5, 10, 15, 20, 25, 30, वो ज़रूरत नहीं है इकोनॉमिक्स में. तो फ्री हैंड मैंने सी यहाँ से स्टार्ट किया, बस मैं सी कभी भी यहाँ से स्टार्ट नहीं करूँगी. मैंने अभी आपको रीजन बताया कि कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होती, चाहे आपकी इनकम जीरो है. और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट मैंने एज्यूम किया है कि दोनों ही 40 हैं, क्योंकि दोनों सेम है तो इसीलिए दोनों को स्टार्ट सेम करना पड़ेगा. एंड वाई आई इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंट in one accounting period. I have taken it as constant in one accounting period. You can look at the table as well. I have taken it as constant in one accounting period and C is not starting from the zero. So इसी को ही मैं अब कंटिन्यू कर रही हूँ. C आपकी जीरो से नहीं स्टार्ट हो रही है एंड I is parallel to the x axis. अब एक चीज़ हमने करनी है, हमने AD बनानी है. एक चीज़ ध्यान रखना, AD और C ये पैरेलल बनाने की कोशिश करना. क्यों पैरेलल बनाने की कोशिश करना? क्योंकि AD इज इक्वल टू C + I. और अगर मैं आपको बोलूँ I की वैल्यू निकालो तो AD - C इज इक्वल टू I, और I जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. तो इसीलिए AD और C का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है. सो दैट्स वाई AD इज पैरेलल टू C. ये क्वेश्चन भी आ सकता है, वाई AD इज पैरेलल टू C. यू विल से दैट डिफरेंस बिटवीन AD एंड C इज इक्वल टू I विच इज कांस्टेंट एट ऑल द लेवल ऑफ इनकम इन वन अकाउंटिंग पीरियड. सो मैंने आज काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए. पहला क्वेश्चन, वाई C does not start from origin, why AD does not start from origin, why I is constant and why it is parallel to x axis. Last question, why the gap between AD and C is always parallel. So इन सब के आंसर्स क्या हैं? डिफरेंट है. पहले का आंसर why C never starts from origin, the answer is the income, whether the income is a zero or not, the consumption is not zero. So that's why C never starts from origin. Next question, why AD does not start from origin. So you will say AD is the sum of C and I, and C is not zero even at zero level of income. So that's why AD is also not zero. Next, why AD and C is why the gap between AD and C is always parallel. You will say the difference between AD and C, अगर इनका मैं difference निकाल दूँ, इनका डिफरेंस किसकी इक्वल होएगा? I की इक्वल होएगा. एंड I इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, दैट्स वाई द गैप बिटवीन AD एंड C इज ऑलवेज constant. Next question is why I is parallel to x axis. It is assumed that I is not changed in one accounting period, that's why it is parallel to x axis. So we can deal with 4 questions in just one diagram, and trust me students, it is very important concept. So first of all, you should be well aware with the concept of AD, the components of AD. Next, aggregate demand in two sector model,
its table and its diagrammatic presentation. ये एक कंप्लीट क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में आ सकता है इन दिस पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम जो आपका ये 28th को है, 28th मई को जो आपका बोर्ड एग्जाम है, यू कैन हैव दैट क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. और जब आप एक टेबल बना रहे हो या डायग्राम बना रहे हो, उसको वहाँ पर ही नहीं जस्ट छोड़ देना, उसको एक्सप्लेन भी करना है. जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी कि आपका एडी कर्व ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हो रहा, क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा, कंजम्पशन कर्व क्यों नहीं जीरो आपका ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा, क्यों आपका ये आई जो है पैरेलल एक्स एक्सिस के, और क्यों द गैप बिटवीन ए डी एंड सी इज सेम. जो मैंने क्वेश्चंस के फॉर्म में बोला वो आपने एक्सप्लेनेशन देनी है. एक चीज मैंने आपको यहाँ पे बोली दैट कंजम्पशन इज नॉट जीरो इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम. उसको हम एक टर्म देते हैं, उसको एक टर्म क्या दिया जाता है, ऑटोनमस कंजम्पशन. सो व्हाट इज ऑटोनमस कंजम्पशन? ऑटोनमस कंजम्पशन इज दैट कंजम्पशन विच द पीपल हैव टू डू वेदर देयर इनकम इज जीरो और नॉट. तो चाहे उनकी इनकम जीरो है चाहे नहीं है, बट स्टिल उनका खर्चा तो होएगा ही होएगा, और उस चीज़ को क्या बोला जाता है, एग्रीगेट डिमांड बोला जाता है, सॉरी ऑटोनमस कंजम्पशन बोला जाता है. सो व्हाट इज ऑटोनमस कंजम्पशन? ऑटोनमस कंजम्पशन इज दैट कंजम्पशन विच इज नॉट जीरो इवन द इनकम लेवल इज जीरो. So by this we are done with the aggregate demand. So now we are heading towards aggregate supply. एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है, वो सप्लाई, वो द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूसर्स विलिंग है. बच्चे एक चीज़ ध्यान देना, जो डिमांड है वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है. मैंने आपको बता दिया 4 सेक्टर्स कौन से होते हैं. और जो सप्लाई है वो सिर्फ प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने ही सप्लाई करनी. सो एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी. अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड विलिंग. विलिंग का मतलब क्या है, जो वो प्लान कर रहे हैं. एक्चुअल में सप्लाई हुई है या नहीं हुई, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वेन एवर वी आर यूजिंग द वर्ड एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, वी हैव टू यूज द वर्ड विलिंग. अब इसके कंपोनेंट्स क्या, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, कंजम्पशन एंड सेविंग. तो एग्रीगेट सप्लाई 2 चीज़ों के इक्वल होता है, कंजम्पशन और सेविंग. बट एक चीज़ अगर मैं आपको पूछूं, इनकम किसके इक्वल होती है? इनकम भी तो कंजम्पशन और सेविंग की इक्वल होती है. कितना आप खर्च कर रहे हो और कितना आप सेव कर रहे हो, उन दोनों को प्लस कर कर आपकी इनकम आती है. और एग्रीगेट सप्लाई भी इन दोनों को प्लस करके ही आती है. सो दैट्स वाई एग्रीगेट सप्लाई इज ऑल्सो नोन एज इनकम. एग्रीगेट सप्लाई को हम इनकम के इक्वल करते हैं. हम एक ही टेबल यूज करेंगे, जो मैंने आपको टेबल यहाँ पे करवाया था, इसी टेबल को यूज करके मैं अब आपको एग्रीगेट सप्लाई स्टार्ट करवाऊंगी. पहले मैंने इनकम लिख ली 0, 100, 200, 300 अप टू 600. फिर मैंने कंजम्पशन लिख ली. मैंने आपको कंजम्पशन का बताया किस तरह करना है. यू आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम 40 एंड देन पुट अ गैप ऑफ 80 इन बिटवीन, लाइक 40 में 80 का गैप डाला एंड सो ऑन, और इसके बाद आपके 520 आ गए. तो इनकम में से अगर मैं खर्चे को माइनस कर दूंगी, मेरे जितना भी इनकम है उसमें से जितना मैं स्पेंड कर रही हूँ वो माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेविंग्स आ जाएगा. इनकम माइनस कंजम्पशन, 0 में से 40 गए -40, 100 में से 120 गए -120, 200 में से 200 गए 0, एंड सो ऑन. और एग्रीगेट सप्लाई आपका किसकी इक्वल आएगा, C प्लस S करके. 40 में से 40 गए 0, 120 में से 20 गए 100, 200 में से 0 गए 200, 280 में से 20 गए, 360 में से 40, 440 में से 16, 520 में से 80. सो यू कैन लुक एट द वैल्यूज. एग्रीगेट सप्लाई की वैल्यूज और इनकम की वैल्यूज सेम है, तो इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई कर्व आपका हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है. सो अगेन यू कैन हैव द क्वेश्चन दैट व्हाई एग्रीगेट सप्लाई ऑलवेज स्टार्ट्स from origin. So you will say aggregate supply is equal to income and income can be 0. So that's why aggregate supply always starts from the origin, because it can be 0 as well. Am I clear? So by this we are done with the 2 topics. First is what is aggregate demand, what are the components of aggregate demand, its diagrammatic presentation and its tabular form. So उसके बाद हमने aggregate supply का किया. aggregate supply में हमने क्या किया, उसका meaning,
उसकी कंपोनेंट्स और उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. सो इन द नेक्स्ट particular video I am going to start with one of the very important topic, that is consumption function. क्योंकि आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसी पर्टिकुलर टॉपिक से बनेंगे. आपकी एक डेरिवेशन आएगी कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व और सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व. तो वो सब चीज़ें मैं इन द नेक्स्ट वीडियो शेयर करूंगी. सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू.